जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के YouTube चैनल पर। मैं रक्षित गुजर आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन जो होने वाला है क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें हम कराएंगे कि जो क्लास 12th का सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो उनको फाइनल टर्म का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके बाद जो सिलेबस से रिलेटेड जो वेटेज है मार्क्स की वो क्या रहने वाली है, और जो सिलेबस का कंप्लीट पार्ट है उसको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये रहने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जो ये है इंग्लिश कोर, इसका कोड है 301। क्लास 12th का ये सिलेबस लिखा हुआ है फाइनल टर्म का। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसका पहला पार्ट है, सेकंड है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, थर्ड है आपका लिटरेचर वाला पार्ट जो आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी डीप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अभी। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है ये इसमें दो पैसेज आएंगे आपके। फर्स्ट है अनसीन पैसेज जो फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी ये वाला पार्ट है इसका। सेकंड वन इज केस बेस्ड अनसीन पैसेज। तो दोनों पैसेज के मार्क्स की वेटेज अभी देख लेते हैं। जो ये अनसीन पैसेज है फर्स्ट वाला ये होने वाला 8 मार्क्स का, सेकंड वाला होने वाला है 6 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का है, टोटल वेटेज कितनी है, टोटल वेटेज है इसकी 14 मार्क्स की। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है तो वो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स तो इसमें क्या आने वाला है, शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क। इसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल देखी जाएगी कि आप कैसे, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप कैसे कंटेंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो आपका इसमें टेस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपसे पूछा क्या जा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड्स और द रिप्लाइज टू इन्विटेशन। तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज जो आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है, तो इसमें से आपको कोई एक करना है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, मतलब जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। अनदर इज रिपोर्ट राइटिंग। तो ये कितने मार्क्स का रहने वाला है, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है जो सेकंड पार्ट है आपका वो 8 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से आपका जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है वो 3 नंबर का है और लॉन्ग राइटिंग टास्क है वो 5 नंबर का। टोटल हो गया 8 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, जो आपकी बुक्स है, एक फ्लेमिंगो एक विस्तास है, तो बुक्स में जो आएगी टोटल वेटेज वो है 18 मार्क्स की। आप देख सकते हैं टोटल 18 मार्क्स। फ्लेमिंगो की 11 मार्क्स की है, विस्तास की 7 मार्क्स की है, टोटल है आपका 18 मार्क्स का। तो बुक के जो चैप्टर्स है वो आप देख लो। इसमें जो फ्लेमिंगो के हैं तो उसमें द रेड ट्रैप और इंडिगो, जो ये इंडिगो वाला चैप्टर है ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हायर एजुकेशन में भी आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझे। और जो आपके फ्लेमिंगो में पोएट्री वाला पार्ट है, जो पोएम्स होती है बेसिकली इसमें, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये वाली पोएम आपकी आएगी पेपर में। अनदर इज आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, तो ये वाली भी आएगी पोएम की पेपर में। विस्तास की मैं बात करूं तो इस वजह जो चैप्टर है वो है 3 चैप्टर, शुड विजार्ड हिट मम्मी, ऑन द फेस ऑफ इट और इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। तो ये 3 चैप्टर आने वाले विस्तास में से। तो अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो विस्तास का जो टोटल मार्क्स है वो 7 है, फ्लेमिंगो का 11 है और लिटरेचर का कंप्लीट टोटल मार्क्स हो गए 18 मार्क्स का। तो बेसिकली आपका देखा जाए तो फाइनल टर्म का जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जो इसमें से आएगा 10 मार्क्स का आपका होगा ASL। तो 50 मार्क्स आपके मैंने समझा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें मैं आपको सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन से कर देता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है उसके मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप कैसे उसको कम टाइम में और बहुत ही सही आंसर अपने दे सकते हैं। तो जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो टोटल 14 मार्क्स का होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो इसके 2 पार्ट है, एक अनसीन पैसेज 1 और केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज। तो जो अनसीन पैसेज है 8 मार्क्स का आता है और केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज वो 6 मार्क्स का आता है। तो अनसीन पैसेज आप समझ गए होंगे, ये टेक्स्ट बुक में आपको दिए नहीं होते पैसेज और पहली बार आपको पेपर में दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उनको पढ़ करके अपना आंसर देना होता है। आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। कई बार मतलब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि कितना आंसर देना है या कौन सा उसका आंसर हो सकता है या कितना टाइम देना है उसको पैसेज को। कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते पैसेज रीडिंग करने में ही, और तब भी उनके जो आंसर आते हैं वो फिर भी लॉजिकल नहीं होते और कनेक्टेड नहीं होते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं और कम टाइम मतलब इसमें लगाकर और अच्छे आंसर्स दे सकते हैं पैसेज को सॉल्व करने के लिए।
तो जो आपके अनसीन पैसेज वाला पार्ट है, तो इसके जो मेन स्टेप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे आपका कम टाइम में सही आंसर सॉल्व हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 है रीड पैसेज एंड ट्राई टू ग्रेस्प द ओवरऑल कंटेंट। यानी आप पहले एक बार रीडिंग कर लो सारे पैसेज की, एक बार आप सारा पैसेज पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ओवरऑल कंटेंट पता चल जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है, ये किस बेसिस पर या ये किस पर आधारित है। तो आप मेरी बात समझ गए होगे। तो स्टेप नंबर 1 यही बताता है कि सबसे पहले आपको सारी रीडिंग करनी है और जो उसका ओवरऑल कंटेंट है उसको आप समझने की कोशिश करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि ये पैसेज है किसके ऊपर। नेक्स्ट इज जो स्टेप नंबर 2 है वो है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब जो एक बार पैसेज पढ़ने के बाद आपको एक बार उसके जो 8 क्वेश्चंस दिए रखे होते हैं उन 8 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। उन क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, आपको पता लग जाएगा जो रेलिवेंट पार्ट है पैसेज का वो कौन सा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन पर ही आपको ध्यान देना है। जो इसका स्टेप नंबर 3 है वो यही बताता है रीड पैसेज वंस अगेन टू फाइंड आंसर्स। एक बार आप पैसेज पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चंस देखोगे, फिर स्टेप नंबर 3 में आप दोबारा पैसेज पढ़ोगे। जब आप दोबारा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में क्या बताया गया है। स्टेप नंबर 4 लिमिट रीडिंग टू पार्ट्स दैट आर रेलिवेंट टू क्वेश्चंस। अब उसके बाद में जब आप पढ़ोगे ना उसको, तो आपको अपनी रीडिंग वहाँ पर लिमिट कर देनी है जो रेलिवेंट पार्ट है। रेलिवेंट पार्ट मतलब जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहाँ आप उन ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे अपनी रीडिंग का, ना कि सारे पैसेज पर ही दोबारा पढ़ोगे। नेक्स्ट इज एंड देन फ्रेम आंसर्स दैट आर टू द पॉइंट एंड कनेक्टेड। और लास्ट में जो सबसे अच्छी बात आपको इसमें ध्यान देनी है वो ये है कि आपको जो इसके आंसर देने हैं ना वो एकदम क्वेश्चन से कनेक्टेड होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे 1 लाइन का कोई आंसर पूछा जाए और आप उसमें सारा पैसेज उठा के लिख दो। आपको पूरा पैसेज कॉपी करके नहीं करना है, इसमें कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपको इसमें आंसर देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका 14 मार्क्स का वो आपका समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है जो होने वाला है 8 मार्क्स का। तो इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क 3 मार्क्स का, लॉन्ग राइटिंग टास्क 5 मार्क्स का। शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और कार्ड्स और रिप्लाई। अब इसमें क्या होता है, जो ये आपका जो राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल देखने के लिए होता है कि आप कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर किसी को लेटर लिखना है तो आप क्या लेटर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर इन्विटेशन देना है तो क्या आप दे पा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो बेसिकली जो ये राइटिंग स्किल का है ये आपकी टेस्ट करता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। तो अगर मैं बात करूं इनविटेशन की, तो पहले हम स्टार्ट इनविटेशन से ही करेंगे कि इनविटेशन क्या मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, और इनविटेशन अगर कोई आपको देता है तो उसका रिप्लाई भी करते हो, तो उसको हम अब समझेंगे डीप में। तो इनविटेशन का मतलब क्या होता है? इनविटेशन मतलब होता है कि जैसे अगर कोई बुलाता है कि हाँ भाई इन्वाइट करता है तो उसको हम कहते हैं इन्विटेशन। अब इन्विटेशन 2 तरह से होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशन जैसे मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट है, और एक बड़े लेवल पर अगर प्रोग्राम कोई होता है तब हम फॉर्मल इसको इनविटेशन कार्ड देते हैं। नेक्स्ट इसका एक लेटर टाइप भी होता है जो बेसिकली किसी एक पर्सन को बुलाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीफ गेस्ट बुलाना है तब हम फॉर्मल इनविटेशन देते हैं उसको। और इसमें फॉर्मल इनविटेशन की एक खासियत है कि ये थर्ड पर्सन में इसकी लैंग्वेज यूज होती है। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, दे, ये मतलब इसमें यूज होता है, फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होता। वो मैं आपको डीपली अभी समझाऊंगा जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। अभी इसका थोड़ा बहुत ऐसे समझ लो कि ये होता क्या क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, बाकी डीप में मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है ये किसी पर्सनल ओकेजन के लिए होता है। जैसे बहुत ही खास कोई प्रोग्राम कर रहे हो आप, जिसमें बहुत खास कोई अपने यार दोस्त बुलाने, कोई बिल्कुल टच जिससे आपका डेली होता है ना वो पर्सन बुलाने हैं, तो उनके लिए हम देते इनफॉर्मल इनविटेशन। उनको कोई फॉर्मल तरह से नहीं बुलाते कि आप आएंगे ऐसा, हम उनको मतलब एक फॉर्मल इनविटेशन नहीं देते, इनफॉर्मल तरीके से उनको बुलाते हैं। तो ये इनफॉर्मल जो इनविटेशन है पर्सनल ओकेजन के लिए होता है, जब बहुत ही ज़्यादा खास कोई प्रोग्राम है, जब स्मॉल सेलिब्रेशन है, और जैसे बर्थडे एटसेट्रा। अब जैसे अब इनमें मैं फ़र्क समझाता हूँ। जैसे
जो आपका फॉर्मल इनविटेशन है बर्थडे के लिए वो भी यूज हो सकता है और इनफॉर्मल इनविटेशन भी हो सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है, अब जैसे अगर कोई आप बर्थडे मना रहे हो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो उसमें आप फॉर्मल कार्ड छपवाओगे एक कि हाँ सभी का मैं स्वागत करता हूँ और एक ही तरह का कार्ड यूज होगा। लेकिन जो इनफॉर्मल वाला होगा, अगर छोटी पार्टी कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेशन छोटी कर रहे हो, ज्यादा लोगों को नहीं बुला रहे और अपने जो 3-4 दोस्त हैं उनको बुला रहे हो, या 3-4 और जो खास है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोगों को आपको बुलाना है, तब आप इनफॉर्मल तरीके से जो लैंग्वेज यूज करके उनको बुलाओगे तो इनफॉर्मल इन्विटेशन है। ये तो बात रही इन्विटेशन की कि आपको इन्विटेशन कैसे देने होते हैं। अब जो फॉर्मल इनविटेशन है ना, उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक तो कार्ड टाइप फॉर्मेट होता है, एक लेटर टाइप वाला फॉर्मेट होता है। कार्ड टाइप फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे अगर किसी की मैरिज है या किसी की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वो एक कार्ड टाइप में बना देता है कि आप लोगों का स्वागत है और आपको मैं इसमें मतलब इनवाइट कर रहा हूँ। और लेटर टाइप क्या होता है, जब एक लेटर के रूप में, जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसके रूप में हम फॉर्मल इन्विटेशन का बनाते हैं फॉर्मेट। इनविटेशन तो दे दिया, अब इनविटेशन का रिप्लाई भी करना होता है। जैसे अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है कि मेरा बर्थडे पार्टी है और आपको आना है, तो आप उसको रिप्लाई करोगे। अब रिप्लाई 2 तरह से होते हैं, या तो आप पार्टी में जाओगे या आप पार्टी में नहीं जाओगे। तो अगर आपको पार्टी में जाना है तो आप लिखोगे हाँ भाई मैं तो जरूर आऊंगा पार्टी में, तेरा बर्थडे है और मैं ना आऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो हो गया एक्सेप्टेंस, तो उसमें आपको रिप्लाई लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेंस वाला। एक होता है रेफ्यूजल मतलब कि हाँ भाई तेरा बर्थडे है ठीक है, लेकिन पर मुझे तो उस दिन कहीं और जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कोई और अगर बहाना है, या फिर आपको नहीं जाना, कोई अनदर काम है, 100 तरह की बात है, तो वो आप रेफ्यूजल में रिप्लाई करते हो। अब जो इनका डीप है वो मैं आपको समझाता हूँ। हर किसी का फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, फिर उनका जो रिप्लाई है, हर किसी को मैं अभी एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसी के साथ जुड़े रहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड टाइप फॉर्मेट है, पहले मैं उसको बताऊंगा कि कार्ड टाइप वाला जो फॉर्मेट है वो क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे। तो ऐसे करते करते हम सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे और हर किसी को सॉल्व करेंगे। तो कार्ड टाइप फॉर्मेट है, सबसे पहला है उसमें आता है नेम ऑफ होस्ट की पार्टी कौन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस कि एक एक्सप्रेशन होता है कि जैसे इसमें आप देख सकते हो कॉर्डियली इनवाइट्स यू। नेक्स्ट इज पर्पस कि बुलाना किस लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, या कोई मैरिज है, या कुछ भी हो सकता है, इनॉग्रेशन है, कोई नई शॉप ली है, कोचिंग खोली है, तो उसके लिए क्या होता है, ये पर्पस आता है। उसके बाद आता है ऑनररी की मतलब किस मतलब माननीय कौन है, जैसे बर्थडे पार्टी में उसका नाम आता है, वेडिंग एनिवर्सरी में जिनकी शादी है तो उनका नाम आ जाता है उसमें। नेक्स्ट इज डे डेट टाइम, ये बहुत जरूरी पार्ट है, आदमी को पता होना चाहिए कि कब आना है शादी में, तो डे डेट टाइम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लोकेशन कि कहाँ हो रही है, घर में हो रही है पार्टी, होटल में हो रही है, या किसी फार्म हाउस में हो रही है, तो उसके बाद वेन्यू आना जरूरी है। उसके बाद ये RSVP का अगर मैं मतलब बताऊँ तो इसका होता है कि रिप्लाई करना, कि आप हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें कि आप आ रही है और नहीं आ रहे, दोनों का मतलब दोनों बताए कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो RSVP का मतलब यही होता है कि रिप्लाई करना। नेक्स्ट में उसके बाद आप लिख देते हो अपना कॉन्टैक्ट नंबर कि आदमी वहां पर आए और आपसे कॉन्टैक्ट तो कर सके, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट देना होता है। तो ये इसका कार्ड टाइप का फॉर्मेट है फॉर्मल इन्विटेशन का। अब एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, उसके बाद ये आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि मिस्टर सनोज चौहान विशेज टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स on birthday party of his son at his residence in मयूर विहार, डिजाइन अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। इसमें बोला है कि एक आदमी मिस्टर सनोज चौहान, उनके बेटे का बर्थडे और वो चाहते हैं कि अपने सभी फ्रेंड्स को उस पार्टी में बुलाएं। तो उसके लिए क्या है, तो वो चाहते हैं कि एक कोई कार्ड, इनविटेशन कार्ड बनाना। तो अब इनविटेशन कार्ड कैसे बनता है वो समझो। सबसे पहले नाम आएगा, पार्टी कौन दे रहा है, इनवाइट कौन करना चाह रहा है। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसमें थर्ड पर्सन यूज होता है। थर्ड पर्सन कैसे यूज होता है वो समझ लो कि मिस्टर सनोज चौहान कॉर्डियली इनवाइट्स यू। तो इसमें मतलब ये जो सनोज चौहान नाम है तो ये थर्ड पर्सन की तरह यूज हो रहा है। इसमें ऐसा यूज नहीं होता कि आई इनवाइट यू, मतलब ऐसे कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ मेरे बर्थडे का, मतलब मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन है उसमें, ऐसा नहीं होता। इसमें वो होता है कि ये जो सनोज चौहान है ये इन्वाइट कर रहे हैं कि इनके बेटे का बर्थडे और आप आए। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होगे आप। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है, नाम, नेम ऑफ होस्ट मिस्टर सनोज चौहान।
उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये जो फॉर्मेट है ये सबसे आसान है कि आप इसको इजीली याद कर सकोगे और पेपर में जो आप लिख के आओ तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो सबसे इजी लैंग्वेज का ये है, तो इसको आप याद कर लेना। तो स्टार्टिंग में क्या है, नेम ऑफ होस्ट मिस्टर सनोज चौहान, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा, कॉर्डियली इनवाइट्स यू। अब क्या पर्पस है, थर्ड पे क्या आता है, पर्पस, कि इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन क्यों इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट के लिए क्या है, ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन, कि उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है तो इसलिए वो इनवाइट कर रहे हैं, तो पर्पस आ गया थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट इज ऑनररी, जो से मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें नाम आ जाता है कि जिसका। नेक्स्ट वन इज ऑनररी, जो आपका ये है कि जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इसमें किसके लिए पार्टी करी गई है, मिस्टर पंकज चौहान के लिए पार्टी की गई है ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट इज आप लिखोगे डे, डेट और टाइम कि पार्टी कब है, ऑन वेडनेसडे, तो आपने बता दिया दिन कौन सा है, वेडनेसडे। उसके बाद डेट 12 जनवरी 2022। अब ये भी बताना है टाइमिंग क्या है, ये नहीं है कि आपने इनविटेशन कार्ड दे दिया वो सुबह पहुंच जाए और पता लगे पार्टी शाम को है, तो आप टाइम बताओगे एट 7 o'clock इन द इवनिंग। उसके बाद कहाँ पर है, लोकेशन, वेन्यू क्या है, तो वो है एट हिज रेजिडेंस, जो रेजिडेंस है वहां पर वो आ जाएगा कि एड्रेस जो है, जैसे मयूर विहार दिल्ली 91। उसके बाद लास्ट में लेफ्ट साइड में आपको लिखना है RSVP कि रिप्लाई करे उसके लिए जल्दी, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। तो ये है इसका बहुत ही सबसे सरल कि इसका फॉर्मेट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया इधर है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कार्ड टाइप का ये रहा। और इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो या फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फॉर्मल इनविटेशन का लेटर टाइप फॉर्मेट है वो देख लेते हैं हम इस वाले इसमें। तो लेटर टाइप फॉर्मेट में क्या होता है, मतलब लेटर जो होता है वो किस लिए लिखा जाता है, एक तो आपने समझा कार्ड टाइप फॉर्मेट। कार्ड बेसिकली होता है जब बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हो, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है या वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर किसी की शादी है, तो आप उस लिए कर सकते हो कार्ड टाइप फॉर्मेट इसका, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक आदमी को बुलाना, बहुत बड़ा ओकेजन हो रहा है अब भी, लेकिन अगर किसी एक आदमी को बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट आप बुला सकते हो या एज अ जज बुला सकते हो, जैसे कोई डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इसके लिए आपको कोई बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट, तो उसलिए आप उसको फिर लिखोगे लेटर टाइप फॉर्मेट, इन्विटेशन का लेटर टाइप फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले इसमें जैसा आप मतलब आपने जो वो होते हैं लेटर्स होते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा सेम ऐसा ही इनविटेशन में भी होता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, सेंडर्स एड्रेस मतलब जो सेंड कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, उसका एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बुला रहा हूँ किसी को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन पे, तो उसके बाद में पहले आएगा मेरा एड्रेस जहाँ मैं रहता हूँ, उसके बाद आती है डेट, जिस डेट को लिखा जाएगा मतलब वो लिखा जाता है उस। नेक्स्ट पे आता है रिसीवर्स एड्रेस कि जिस जहाँ मुझे भेजना है उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एज अ चीफ गेस्ट बुलाना है तो मैं उसका एड्रेस लिखूंगा। नेक्स्ट पे आता है सब्जेक्ट कि बुलाना किस लिए, कि फॉर एग्जांपल कि आप आएंगे फॉर इनॉग्रेशन या फिर जैसे चीफ गेस्ट के लिए या फिर जज के लिए, तो उसका सब्जेक्ट आ जाता है इसमें। उसके बाद में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, अगर सर को भेज रहे हैं, मैम या अगर मैम को भेज रहे तो। उसके बाद स्टार्टिंग में ये जो सब चीज़ें हैं ये हर किसी इनविटेशन में सेम रहेगी। अगर आप कोई फॉर्मल इनविटेशन देते हो लेटर टाइप वाला, तो आप इसको, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हो और लिख सकते हो। और इसके बाद जैसे इसके बाद का जो क्वेश्चन है उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये बता रहा है आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड एट मतलब ये बोल रहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। अब कहाँ पर किया जाता है, इसमें आपको ये लिखना है कि हमारा ये फंक्शन हो रहा है, जैसे एट डिबेट कॉम्पिटिशन, कि डिबेट कॉम्पिटिशन में आप सादर आमंत्रित है। टू बी हेल्ड ऑन, अब कब हेल्ड हो रहा है वो देखना है इसमें, डे कि इस डे को होगा, डेट कब होगा, एट यानी टाइम बताना है हमें कि कौन सी टाइमिंग पे आपको आना है एज अ चीफ गेस्ट। टाइमिंग के बाद में वेन्यू लिख देते हैं कि कहाँ पर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के अंदर है तो प्लेग्राउंड हो सकता है या ऑडिटोरियम हो सकता है। उसके बाद में नीचे की लाइन है वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, कि मुझे मतलब हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमको ज्वाइन करते हो और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम हमारे लिए निकालते हो या उन स्टूडेंट्स के लिए निकालते हो। तो उसके बाद में लास्ट में आएगा योर सिंसियरली, और जो आपका नाम है वो, या अगर नाम नहीं दे रखा होता तो ABC लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप ये फॉर्मेट समझ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन आप देख लोगे तो उसके बाद आपको और भी आसानी हो जाएगी इसे समझने में। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऑन 20 जनवरी 2022
अ डिबेट कंपटीशन इज टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। इस क्वेश्चन में बोला है कि 20 जनवरी 2022 को आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में एक इनविटेशन लिखनी है। किसके लिए लिखनी है, किसको इन्वाइट करना है, इन्वाइटिंग द फेमस पोएटेस मानसी चौधरी टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन। तो आपको क्या करना है, इनविटेशन देना है किसको, एक पोएटेस है मानसी चौधरी, कि वो आए आपके फंक्शन में और उसको अटेंड करे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यू आर मयंक या गौरी, अगर कोई लड़का है तो वो नीचे लिखना है योर सिंसियरली के नीचे मयंक, लड़की है तो लिखना गौरी, सेक्रेटरी ऑफ क्लब, आप क्लब के क्या हो, सेक्रेटरी हो, ठीक है। अब अगर इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया तो हम स्टार्टिंग करेंगे कैसे, ABC स्कूल, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, मैंने भी समझाया सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, तो उसमें क्या है ABC स्कूल, उसके बाद एड्रेस क्या है दिल्ली 96, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखनी है आपको डेट जिस डेट को आप लिख रहे हो इनविटेशन 10th of January 2022, उसके बाद में जिसका जो रिसीवर है मतलब जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम और एड्रेस आएगा। जैसे यहाँ पर पोएटेस को लिखनी है मतलब इनवाइट करना है तो आएगा मिस मानसी चौधरी, अब उनका एड्रेस कहाँ का है, दिल्ली 91। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको इनवाइट करनी है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, तो आप लिखोगे मतलब चीफ गेस्ट के रूप में उनको इनवाइट करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड मैम। अब उसके बाद आपको जो ये लाइन है ना ये हर कहीं कॉमन रहेगी, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द डिबेट कॉम्पिटिशन, कि मैं मतलब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जो डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है हमारे स्कूल में उसमें आपको सादर आमंत्रित किया गया है। उसके बाद बताया गया है, उसके बाद लिखना है जो उसका डेट है और डे है, कहाँ पर हो रहा है, डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को होगा, डेट 20 जनवरी 2022 एट 10 AM, ये हमने बता दिया 10 AM इन स्कूल, ठीक है, कि स्कूल में होगा और स्कूल प्रेमिसेस में मतलब स्कूल में ही होने वाला है कंपटीशन। कब होगा, 20 जनवरी 2022 को होगा। किस टाइम पर होगा, सुबह 10 बजे होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लाइन ये सेम रहेगी, वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। इसमें मतलब यही बताया गया है कि हमें बहुत मतलब हम आपके आभारी रहेंगे अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, इस कंपटीशन में आओगे और बच्चे का हौसला बढ़ाओगे तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम आप हमारे लिए निकालिए। तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है क्या है, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी ऑन और बिफोर 15 जनवरी 2022। इस वाली लाइन में ये बताया गया है कि आप आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब आप रेफ्यूजल कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है इनविटेशन को, वो आप हमें कब तक बता सकती है, 15 जनवरी 2022 से पहले आप हमें बता सकते हैं या फिर उस डेट तक आप हमें बता सकती हैं। अब कैसे बताएंगी, तो उसमें बाय ईमेलिंग अस एट ईमेल आईडी, यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो, मतलब अपनी नहीं देनी ईमेल आईडी xyz123@gmail.com, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ के सब लेफ्ट हैंड पे रहेगा, योर सिंसियरली मयंक, अगर कोई लड़का है तो लिखेगा मयंक और अगर कोई लड़की है तो लिख देना गौरी, ठीक है। तो ये आपका लेटर फॉर्मेट था, किसके लिए, फॉर्मल इनविटेशन के लिए। अगर आपको कोई चीफ गेस्ट बुलाना है या जज बुलाना है किसी या डिबेट कंपटीशन में या इनॉग्रेशन करना है किसी चीज़ का तो उसके लिए था ये। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो रेफ्यूजल होता है या एक्सेप्टेंस होता है वो कैसे दिया जाता है फॉर्मल वाले का। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है रिप्लाई इनविटेशन का। जैसे आपने इनविटेशन देखा था कि इनविटेशन कैसे देते, अब ये उसका रिप्लाई है कि रिप्लाई कैसे देते हैं इनविटेशन का। तो जैसा मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया था कि रिप्लाई भी दो तरह से होता है, या तो मतलब रिप्लाई एक्सेप्टेंस में लिखा जाता है कि हाँ मुझे स्वीकार है इनविटेशन और मैं आऊँगा, पार्टी को ज्वाइन करूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ जरूरी काम रहता है तो आने बात है पार्टी में, तो उसके लिए रेफ्यूजल दे देते हैं यानी मना कर देते हैं। तो रिप्लाई में क्या लिखते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ XYZ कुछ भी काम है तो इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, पर मेरा आशीर्वाद है बच्चे को। अगर किसी की मैरिज मतलब शादी है तो कह सकते हैं हाँ मेरा आशीर्वाद है दूल्हा दुल्हन को। अगर किसी को बर्थडे पार्टी तो बोल सकते हैं मेरे उसको आशीर्वाद है, मैं पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरी काम है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है
बच्चे के लिए। तो देखते हैं इनको क्वेश्चंस को। इसकी एक बड़ी बात यह है कि मैंने दोनों को एक में मर्ज कर दिया है, यानी क्वेश्चन एक ही है और उसको दोनों तरह से समझा दिया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेपर में कैसे करना है। लैंग्वेज इसकी होती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 50 वर्ड्स का है। वर्ड्स भी मैं आपको ये याद करवा दूंगा कि कैसे करना है, तो आपका काम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। यू आर विजय कुमार एंड रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर बर्थडे पार्टी फ्रॉम योर फ्रेंड सनोज चौहान। तो आप विजय कुमार है और आपके फ्रेंड है एक सनोज चौहान, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है। तो ये भी मैंने अभी करवाया था आपको वैसे, कि मतलब जो कार्ड है वो कैसे भेजते हैं इनविटेशन का। अब मैं इसी क्वेश्चन पे आपको करवाऊंगा कि रिप्लाई कैसे करना है। आप विजय कुमार हो तो आपको रिप्लाई कैसे करना है। सेंड अ रिप्लाई कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, कि आपने ये इन्विटेशन जो आपके दोस्त ने भेजा है वो आपको कंफर्म है और आप पार्टी में जाओगे। तो अब क्या लिखेंगे इसको, पहले हम ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को देखना, पहले इस वाले को मत देखना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया यहाँ तक, उसके बाद क्वेश्चन है सेंड अ रिप्लाई कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, यानी कि मुझे ये इनविटेशन स्वीकार है, मैं पार्टी में आऊंगा और पार्टी अटेंड करूंगा। ठीक है। मिस्टर विजय कुमार थैंक्स मिस्टर सनोज चौहान, जो मतलब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये फॉर्मल इनविटेशन होता है, ये इसका रिप्लाई होता है, ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि आई थैंक्स मिस्टर सनोज चौहान, इसमें आप लिखोगे कि मिस्टर विजय कुमार थैंक्स मिस्टर सनोज चौहान फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द बर्थडे पार्टी। यहाँ तक तो सेम रहेगा, कोई सा भी मतलब रिप्लाई का हो तो आपको यहाँ तक तो सेम ही रहेगा कि ये मतलब जो नाम है वो थैंक्स करता है इनको फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द बर्थडे पार्टी। ओकेजन में अगर शादी का रिप्लाई करना है तो वहां पर लिख देना टू द मैरिज, अगर एनिवर्सरी का है तो टू द वेडिंग एनिवर्सरी, इनॉग्रेशन का तो XYZ कुछ भी हो सकता है। तो टू द बर्थडे पार्टी ऑन, अब उसके बाद डेट और टाइम आएगा, ऑन वेडनेसडे 12 जनवरी 2022, डेट टाइम आ गया। एंड हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, इसका कहने का मतलब ये है कि उन्हें मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मतलब मैं ये आऊंगा और पार्टी ज्वाइन करूंगा। एंड कंफर्म द प्रेजेंस एट देयर रेजिडेंस, लास्ट में जो वेन्यू है वहां लिख देना है कि कंफर्म द प्रेजेंस, कि मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा और पार्टी को एंजॉय करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लाई कैसे करते हैं एक्सेप्टेंस का। फॉर्मल इनविटेशन किसी ने आपको दिया है, उसका आपको एक्सेप्टेंस है कि आप जाओगे, तो कंफर्म कर रहे हो आप अपनी सीट कि हाँ भाई मैं पार्टी में आऊँगा। कई बार क्या होता है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है बीच में, या फिर आप पार्टी में नहीं जाना चाहते, तो XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर आपको कोई लॉजिकल रीज़न ही देना है पेपर में। तो मैं समझाता हूँ क्या है, क्वेश्चन सेम है जिससे आपको समझ में आए। जैसे यू आर विजय कुमार एंड रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर बर्थडे पार्टी फ्रॉम योर फ्रेंड सनोज चौहान। अब सेंड अ रेफ्यूजल फॉर द इन्विटेशन, यानी आपको रिप्लाई करना है रेफ्यूजल का कि भाई मैं नहीं आ सकता, अपने कोई भी कारण बता देना। जैसे मैंने इसमें बता रखा है मिस्टर विजय कुमार थैंक्स मिस्टर सनोज चौहान, जो मिस्टर विजय कुमार है तो वो थैंक्स कर दे सनोज चौहान को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द बर्थडे पार्टी, यहाँ तक सेम। तो काइंड इनविटेशन दिया आपने तो उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ आपको। टू द बर्थडे पार्टी, जो डेट वो लिख दी, उसके बाद में ऑन वेडनेसडे 12 जनवरी 2022, उसके बाद में रीजन क्या है, हाउएवर ही अपोलोजाइजेस दैट ही विल नॉट बी एबल टू कम। तो इसके बाद में लिखा है हालांकि मैं माफी मांगता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। he will not be able to come as, कोई रीजन लिख दो, as he will be out of station, या ड्यू टू कोई भी मतलब हेल्थ इशू है उसकी वजह से नहीं आ सकते, या कोई फैमिली मीटअप है उसकी वजह से नहीं आ सकते, तो he will be out of station। उसके बाद में आप ब्लेसिंग दे सकते हो कि जिसका बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है, तो हार्टिएस्ट विशेस फॉर बर्थडे बॉय, कि मैं उसको विश करता हूँ या ब्लेसिंग्स देता हूँ बर्थडे बॉय को, और आप पार्टी बहुत अच्छे से करें। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही फॉर्मेट, मतलब यही आपको यूज़ करने हैं वर्ड्स। अगर कुछ और भी आपको वर्ड्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, बट 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है उसकी तरफ, और फिर हम सीखेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन कर जो एक्सेप्टेंस और रेफ्यूजल है उसको कैसे देते हैं। तो ये इस वाली वीडियो में आपने क्या समझा था,
मतलब इस वाले में आपने ये समझा था कि इनविटेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन का मैंने कार्ड वाला टाइप आपको सबसे पहले कराया था, उसके बाद आपको लेटर टाइप वाला करवाया था, उसके बाद आपको जो रिप्लाई है, एक रिप्लाई एक्सेप्टेंस वाला और एक रिप्लाई रेफ्यूजल वाला, ये चीज़ मैंने आपको करवा दी है। अब इसके बाद जो होगी वो मैं करवाऊंगा इनफॉर्मल इनविटेशन, उसके बाद में उसका एक्सेप्टेंस का और फिर रेफ्यूजल का। तो अब स्टार्ट करता हूँ उसको। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप देख सकते हो इनफॉर्मल इनविटेशन का टाइप है। अब इनफॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल इनविटेशन में आप फ़र्क समझ चुके होंगे, नहीं समझे दोबारा बता देता हूँ। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो बेसिकली होता है जब बहुत बड़े लेवल पे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे किसी की वेडिंग है या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है या फिर कोई बर्थडे पार्टी है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आपको लोगों को बुलाना है। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मल इन्विटेशन लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आपको मतलब फंक्शन हो रहा है छोटा मोटा, लेकिन कोई चीफ गेस्ट बुलाना है, कोई बहुत ही खास आदमी बुलाना है, जैसे कोई पोएट है या कोई राइटर है वो बुलाना है, तो उसके लिए लिखोगे आप फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन में बाकायदा सब्जेक्ट भी आप लिखोगे, ऊपर सेंडर का एड्रेस, नीचे रिसीवर का एड्रेस, जैसा मैं समझा चुका हूँ आपको पहले। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन की। इनफॉर्मल इनविटेशन होता है किस लिए, जब आप बिल्कुल अपने खासम खास यार दोस्तों को बुला रहे होते हो, जिसमें ना मतलब बहुत बड़ी पार्टी नहीं कर रहे होते, छोटी मोटी पार्टी होती है कोई 20-30 लोगों की, तो वो आपकी या तो रेजिडेंस पर हो सकती है या कोई छोटा कोई लॉन वगैरह है उसमें आप उस पार्टी को कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल इनविटेशन, अच्छा बेसिकली डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। बर्थडे पार्टी के ऊपर फॉर्मल इनविटेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल इनविटेशन भी हो सकता है। अगर बर्थडे में आप बहुत ज़्यादा लोग बुला रहे हो, 500-600 लोगों को आप बुला रहे हो, बर्थडे पार्टी है बहुत बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, तब तो आप दोगे फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वाला, ठीक है। अगर आप कोई 20-30 मतलब अपने यार दोस्त है उनमें पार्टी करनी है, बर्थडे की सेलिब्रेशन छोटी है, तब इनफॉर्मल इनविटेशन दे दोगे, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वैसे ही। और इसकी लैंग्वेज होती है बहुत ही ज़्यादा सरल, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, बाकी आपको आ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर पंकज चौहान हैज़ क्रैक्ड SSC MTS एग्जामिनेशन एंड विशेज टू इनवाइट हिज फ्रेंड मिस्टर सूरज सिंह टू हिज सेलिब्रेशन पार्टी। अब एक लड़का है मिस्टर पंकज चौहान नाम का, तो उसने क्या किया, SSC MTS का एक पेपर होता है जो कंपटीशन लेवल का होता है, तो वो उसने क्रैक कर लिया है। अब वो चाहता है कि उसका जो दोस्त है सूरज वो भी आए उसकी पार्टी में और दोनों एक साथ पार्टी को एंजॉय करें, और भी अपने लोगों को बुला रहे हैं। तो अब इन्विटेशन कैसे लिखा जाएगा वो इसमें समझते। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी कि पंकज चौहान का एड्रेस, ठीक है। अगर एड्रेस इसमें दे रखा है तो इसलिए मैंने लिख दिया, अगर एड्रेस नहीं दे रखा हो तो आप लिख सकते हो कि XYZ लेन दिल्ली, उसके बाद डेट, उसके बाद आएगा डियर सूरज। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, इनफॉर्मल इनविटेशन में सब्जेक्ट नहीं आता है। तो उसके बाद लिखोगे डियर सूरज, ठीक है। डियर सूरज के बाद में आप मतलब स्टार्टिंग जो इसकी लाइन है वो है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव क्रैक्ड SSC MTS एग्जामिनेशन। इसमें बोल रहा है कि तुम्हें जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने SSC MTS एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। उसके बाद में क्या है, डू ज्वाइन मी, अच्छा यहाँ से दिखेगा आपको, डू ज्वाइन मी ऑन 15 जनवरी 2022। कहाँ पर ज्वाइन करना है, पहले बता दी डेट, डू ज्वाइन मी कहाँ पर, ऑन 15 जनवरी 2022, ये आ गया। उसके बाद कहाँ पे आना है भाई, उसके बाद एट माई रेजिडेंस, मेरे रेजिडेंस पर, ठीक है। रेजिडेंस एट एन इंटीमेट पार्टी, मतलब एक पार्टी रखी है मैंने तो आपको वहाँ पर आना है, वो पार्टी अटेंड करनी है। टू सेलिब्रेट माई सक्सेस, मतलब मैंने जो एग्ज़ाम पास कर लिया है तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो मैं चाहता हूँ आप आओ मेरे घर पे और इस पार्टी को हम सब लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, यू विल मीट अ लॉट ऑफ आवर ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो, जब तुम आओगे तो हमारे और भी जितने पिछले दोस्त है, यार दोस्त है, वो सब भी एक साथ मिलेंगे, तो आप आपस की बातें भी शेयर होंगी। तो इसके बाद में नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, मतलब मैं इसमें ये कहना चाह रहा है कि मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम आओगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, आपको ग्रेट टाइम मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप इस पार्टी में आओगे। उसके बाद में इधर लेफ्ट साइड भी लिखते हैं, योर्स अफेक्शनेटली पंकज चौहान, ठीक है। सेंडर्स का यहाँ पर नाम आ जाएगा। अगर किसी को ये लिखने में दिक्कत हो या पढ़ने में दिक्कत हो या लग रहा हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो खाली योर्स भी लिख सकते हो, योर्स पंकज चौहान, बस इतना आप लिख दो।
उसके बाद में आप कहोगे ये इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन जो आपने अपने दोस्त को लिखा है कि भाई मेरी घर में बर्थडे पार्टी है, आप आ जाओ। अब हम सीखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन तो दे दिया, अब लेकिन अगर जिसके पास इनविटेशन आया है तो बात या तो वो पार्टी में जाएगा या वो पार्टी में नहीं जाएगा। अगर पार्टी में जाएगा तो लिख देगा वो एक्सेप्टेंस वाला रिप्लाई देगा एक्सेप्टेंस का कि भाई मैं पार्टी में जरूर आऊंगा, या जो दूसरा वाला रेफ्यूजल वाला कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता, मुझे कोई अर्जेंट काम है। ठीक है, तो उन दोनों टाइप्स को भी हम समझेंगे अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई वाला जो सेक्शन है जिसमें आप रिप्लाई करते हो, तो है ये क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। You are Suraj Singh staying at Sector 2 Noida. Your friend Pankaj Chauhan has invited you for celebration at his residence. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका नाम सूरज सिंह है और आप सेक्टर 2 नोएडा में रहते हो, तो आपका एक फ्रेंड है पंकज चौहान, उसने आपको इनवाइट किया है अपने घर पर, कोई पार्टी है छोटी मोटी, उसके लिए आपको इनवाइट किया हुआ है, इनफॉर्मल इनविटेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से होता है राइट इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आपको रिप्लाई देना है पंकज को कि हाँ मैं आऊंगा पार्टी में। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस साइड एक्सेप्टेंस लिख दिया है और इस साइड रेफ्यूजल लिख दिया है। आप अपने रजिस्टर में मत करना कभी एक साइड एक्सेप्टेंस और एक साइड रेफ्यूजल लिखो। पहले जो क्वेश्चन यहां तक है तो फिर यहां तक करके ना एक्सेप्टेंस तक, फिर वो क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा पूरा। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे ना रेफ्यूजल वाला जो पार्ट है, उसमें क्वेश्चन तो सेम रहेगा एट हिज रेजिडेंस, उसके बाद यहां से आएगा इनफॉर्मल रेफ्यूजल। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझाता हूं अब ये। अब पहले हम समझेंगे इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि हाँ मैं आऊंगा, तो आपको इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस आएगा, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस, तो सेक्टर 2 नोएडा। उसके बाद आती है डेट 10 जनवरी 2022। उसके नीचे आता है जिसको आप लिख रहे हो, जैसे पंकज को लिखना है तो डियर पंकज। उसके बाद में लिखा जाएगा आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव इन्वाइटेड मी। जो यहां तक की लाइन है ना इन्वाइटेड मी, तो ये तो रहेगी हर किसी में सेम। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो इनविटेशन 50 वर्ड्स में होता है, तो ये 50 वर्ड्स के लिए जो काम मैंने आपका कर दिया बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव इनवाइटेड मी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है अपनी सेलिब्रेशन में एट योर रेजिडेंस। जो आपके घर पे पार्टी होने वाली है उस पर आपने मेरे को इनवाइट किया है। इट विल बी प्लेजर फॉर मी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, टू एंजॉय द पार्टी, कि मैं पार्टी में आऊँ और पार्टी को एंजॉय करूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई विल श्योरली अटेंड द पार्टी एंड विल हैव अ ग्रेट टाइम विद ऑल फ्रेंड्स। अब ये बोल रहा है कि मैं पार्टी को अटेंड करूंगा और सारे दोस्त मिल करके मजे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाली लाइन है, विल हैव अ ग्रेट टाइम विद ऑल फ्रेंड्स। सभी दोस्त आपस में इकट्ठे होकर एक साथ बातचीत करेंगे, मजे करेंगे। लास्ट में आप बताइए योर्स, और नीचे आ जाता है जो नाम दे रखा है सूरज। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन अब नेक्स्ट वाला रेफ्यूजल वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यू आर सूरज सिंह स्टेइंग एट सेक्टर 2 नोएडा, योर फ्रेंड पंकज चौहान हैज इनवाइटेड यू फॉर सेलिब्रेशन एट हिज रेजिडेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट इनफॉर्मल रेफ्यूजल इन अबाउट 50 वर्ड्स। इनफॉर्मल आपको रेफ्यूजल देना है, मना करना है कोई कारण बता के कि भाई मैं नहीं आ सकता, आपकी पार्टी है तो मैं आ नहीं सकता, पर क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, या मेरे पेपर चल रहे हैं, या मुझे कहीं और जाना है, कुछ भी रीजन दे सकते हो आप XYZ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एड्रेस आएगा सेंडर्स एड्रेस, तो सेक्टर 2 नोएडा। उसके बाद आएगी डेट 10 जनवरी 2022। उसके बाद जो नाम है दोस्त का डियर पंकज। अब लाइन मैंने आपको बताई है कि इस वजह से सेम है, तो यहाँ भी सेम ही लाइन यूज होगी। आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव इन्वाइटेड मी। मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे बुलाया अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में, फॉर सेलिब्रेशंस एट योर रेजिडेंस, जो अपने घर पर जो तुम्हारी पार्टी है उसमें बुलाया। आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, पर मैं नहीं आ सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता सेलिब्रेशन को, ड्यू टू माई एग्जामिनेशंस, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं। ठीक है, आई कन्वे माई बेस्ट विशेज फॉर द पार्टी, पर मैं पार्टी के लिए बेस्ट विशेज देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ आपको। ठीक है, हैव अ गुड टाइम विद अदर फ्रेंड्स,
जो और भी दोस्त हैं उनके साथ आप पार्टी में मजे करो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। उसके बाद में सॉरी अगेन, मैं दोबारा माफी मांगता हूँ कि आ नहीं सकता आपकी पार्टी में। योर्स सूरज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे जो इनफॉर्मल इनविटेशन वाला पार्ट है। तो फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट हो गया, उसका एक्सेप्टेंस और रेफ्यूजल, और इनफॉर्मल इनविटेशन का जो इनविटेशन देने होता है वो, और उसके बाद एक्सेप्टेंस और ये रेफ्यूजल। तो यहाँ तक तो आपकी हो गई है, शॉर्ट कंपोजिशन था जो इनफॉर्मल मतलब इन्विटेशन वाला पार्ट, वो हो गया कंप्लीट। अब चलते जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन देखा था जिसमें हमने इनविटेशन अभी कंप्लीट किया है अपना, तो अब हम देखेंगे लॉन्ग राइटिंग टास्क जो है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो एप्लीकेशन कोई जॉब के लिए लिखने के लिए आएगी, और एक आएगी रिपोर्ट राइटिंग। तो पहले हम समझेंगे एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ठीक है, अगर जॉब के लिए आपको कोई अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, तो उसका समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस इसके। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आता है, खुद का एड्रेस, और अगर पेपर में आपको एड्रेस नहीं दिया हो तो आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे द मैनेजर। अच्छा, अगर किसी कंपनी में का है, मतलब आपको कोई कंपनी में काम करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी है, तब आएगा द मैनेजर और नेम ऑफ कंपनी और जो एड्रेस है वो। ठीक है, अगर कोई मतलब अगर किसी स्कूल में अप्लाई करना है फॉर पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, XYZ किसी के लिए भी, तो आप क्या लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, जो स्कूल का नाम है वो, उसके बाद आ जाएगा एड्रेस। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या आता है, एक लाइन छोड़ के आता है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट किस लिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को स्कूल में टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो वो क्या कहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी मैथ्स कुछ भी बोल सकते हैं जो उसने कोर्स किया हुआ है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बॉडी ऑफ लेटर की मेन पार्ट, कि आपको अब लिखना क्या है। ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर में क्या आएगा, रेफर टू एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा होता है जो ये पोस्ट वगैरह निकलती है, तो जॉब की जो पोस्ट निकलती है वो एक न्यूज़पेपर में निकलती है या नेट पर आप देखते हो, तो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है। ठीक है, कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर है, किस पोस्ट के लिए है ये, तो वो सब चीज उससे पता लग जाती है। तो ये आएगा कि रेफर टू एडवर्टाइजमेंट, कि मैंने ये यहाँ से ये देखी थी कि ये वाली पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद आप बताओगे कि रीजन क्या है अप्लाई करने का, अप्लाई क्यों कर रहे हो, तो वो आप बता सकते हो कि मैं पहले भी काम कर रहा था, उसके बाद भी मैं अच्छी जगह पर जाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेटिंग सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब किस लिए आप सूटेबल हो, क्या आपको क्यों ले। अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ प्राइमरी टीचर किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो आपके अंदर क्या होने चाहिए, मतलब कोर्स आपने किया हो, और उसके अलावा आपको इवैल्यूएशन की न्यू मतलब वो पता हो, टेक्निक्स पता हो, टूल्स और टेक्निक्स पता हो, आप ATR फाइल ये सब मेंटेन करो, लेसन प्लान आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड आने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूटेबिलिटी है वो आप बताओगे कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट साबित होऊंगा। लास्ट में क्या आएगा, योर सिंसियरली, नेम जो दे रखा है वो नहीं दे रखा तो XYZ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है एनक्लोजर। एनक्लोजर यानी कि आप इसके साथ जो आपने एप्लीकेशन दी है उसके साथ आप जो जो चीज लगा रहे हो वो इसमें लिख दोगे कि मैं इस एप्लीकेशन के साथ एक बायोडाटा दे रहा हूँ अपना। ठीक है, बायोडाटा यानी रेज्यूमे, कि भाई मैंने ये चीज की हुई है, ये इस बोर्ड से किया है, इस ईयर में मैंने पास आउट किया है। फॉर एग्जाम्पल बायोडाटा में ये चीज लिखी होती है, और रेफरेंस भी दे सकते हो कि मुझे यहाँ से पता चला है कि ये पोस्ट निकली हुई है, तो रेफरेंस वैसे देना हो दे सकते हो, नहीं देना कोई जरूरी नहीं है। बाकी बायोडाटा आप बना सकते हो, ऐसे बनेगा बायोडाटा। बायोडाटा में सबसे पहले आता है नेम, फिर आता है फादर्स नेम, फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कि आपने कौन से एग्जाम पास किया है, जैसे क्लास 10th पास किए, कौन से बोर्ड से, CBSE से, ईयर कौन सा है, 2000 जो भी आपका ईयर है 10th का वो आप लिख सकते हो, परसेंट जितने आए हैं वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास 12th, उसके बाद वो भी CBSE बोर्ड से तो वो, कोई और बोर्ड है तो वो, ईयर कौन से में पास आउट हुए और परसेंट लिख सकते हो। इसके बाद जो स्पेशल कोर्स करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ TGT के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेजुएशन फ्रॉम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में, और उसके बाद अगर इसके लिए जरूरी होता है B.Ed, तो B.Ed किया है वो भी DU से किया है, और उसके बाद में तो ऐसे ही आपको इसमें अपने बायोडाटा में पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरे पास पिछले 3 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर कोई और भी आपकी स्पेशलिटीज़ है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका पूरा फॉर्मेट एप्लीकेशन का, अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया, तो उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि एप्लीकेशन लिखते कैसे जॉब वाले के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर रिंकी चौधरी फ्रॉम G7 लक्ष्मी नगर दिल्ली, यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन ने पहले नाम बताया कि आपका नाम रिंकी चौधरी है और एड्रेस दिया है G7 लक्ष्मी नगर दिल्ली। उसके बाद बताया यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेली, कि आपने एक नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर आता है तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट देखी है TGT इंग्लिश के लिए कोई आई है पोस्ट, तो रिक्रूट हो रही है। यू हैव 3 years एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेबल स्कूल, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है कि आप 3 साल से किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अप्लाई फॉर द सेम गिविंग योर डिटेल्ड रेज्यूम। तो आपको अपना रेज्यूमे बताना है, उसमें देना है कि मैंने ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। रेज्यूम को मैंने बता दिया था आपको बायोडाटा कि कैसे कैसे आपको लिखना है, क्या क्या फॉर्मेट होता है उसका। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा इधर से समझो, सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, कि जो भेज रहा है तो उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन ने G7 लक्ष्मी नगर, तो पहले आपको लिखना है G7 लक्ष्मी नगर। उसके बाद आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगी एक लाइन छोड़ के डेट, जैसे जिस डेट को आप लिख रहे हो उनको तो वो डेट आएगी। उसके बाद किसको लिख रहे हो, द प्रिंसिपल। अगर स्कूल का नाम दिया होता तो मैं यहाँ स्कूल का नाम लिखता, लेकिन स्कूल का नाम दिया नहीं है तो आप लिखोगे ABC स्कूल या ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद जो लोकेशन है वो जैसे फरीदाबाद। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे कि किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखोगे। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश, कि मैं TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैम। उसके आगे क्या लिखना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश, कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी नेशनल डेली में TGT इंग्लिश के लिए, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर है ना, वो आप कोई सा भी आए तो उसमें आप टाइम्स ऑफ इंडिया लेना, क्योंकि वो नेशनल डेली होता है। तो ज़्यादा कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि नेशनल डेली क्या होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे नेशनल डेली दे दिया तो स्टूडेंट सोचते हैं कि नेशनल डेली या न्यूज़पेपर का नाम वो नेशनल डेली लिख देते हैं। तो नेशनल डेली मतलब उसमें आपको लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, ये आप लिख सकते हो इसमें, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। डेटेड, जो डेट को आपने देखा था। अब ये चीज हमेशा याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट पहले आती है, जिस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट आई होगी न्यूज़पेपर में। तो जैसे कि 6 तारीख को आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, कि मैं अब उसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आई एम, अपनी जो आप फर्स्ट पैरा हो गया इसका कंप्लीट, जिसमें आपने अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता दी है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से देखी है। उसके बाद आता है आई एम, मतलब खुद के बारे में जो लिखना होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ करी हुई है। आपकी जो स्पेशलिटीज़ है वो लिख सकते हो आप इसमें, या आपको जो चीज़ अच्छी आती है वो लिख सकते हो इसमें। जैसे आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हूँ और बहुत अच्छी मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और मैं बहुत अच्छे से अपनी बातों को दूसरे को समझा पाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आई एम क्रिएटिव रिसोर्स डेवलपर, ठीक है, कि मैं एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स डेवलपर हूँ। रिसोर्स डेवलपर जैसे मैं TLMs वगैरह बना सकता हूँ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, एंड नो हाउ टू टीच इन इंक्लूसिव क्लासरूम यूजिंग डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और मुझे ये पता है कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जहाँ पर स्टूडेंट्स की नीड्स अलग अलग होती है तो उसमें कैसे टीच करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें बताया गया है आई हैव डन B.Ed फ्रॉम CIE, कि जो B.Ed करी हुई है आपने, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिखते हो इसमें कि आई हैव डन B.Ed फ्रॉम CIE दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कि अब फिर इसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिख दी। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, अपनी स्पेशलिटीज, कि भाई मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत एनर्जेटिक पर्सन हूँ, मैं कोई किसी भी काम को करता हूँ पूरे दिल के साथ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया अपनी क्वालिफिकेशन, कि मैं अब क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
अगर आप 12th पास किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 12th पास वाली ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए ही क्वालिफिकेशन ये होती है कि बीएड कर रखा हो आपने और ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। तो इसमें ये बात मैंने मेंशन कर दी है। उसके बाद जो थर्ड पैरा आता है वो आता है कंक्लूजन का, कि लास्ट में आप क्या कहना चाहते हो। तो लास्ट में इसमें कहा गया है माई रेज्यूम इज एनक्लोज्ड हेयर विद, कि जो मेरा रेज्यूम है वो भी मैं इस लेटर के साथ एनक्लोज कर दूंगा, ठीक है। इफ आई सेलेक्टेड आई विल प्रूव एन एसेट टू योर स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंक्लूजन होता है, तो इसमें इसने मतलब आप लिख सकते हो कि मैं अगर सेलेक्ट होऊंगा, अगर आप मुझे सेलेक्ट करोगे तो मैं एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक एसेट प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को और आपकी कंपनी को या आपके स्कूल को बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर स्कूल एट द अर्लीस्ट, कि अगर आप मुझे चुनोगे तो मैं आपके स्कूल को बहुत अच्छी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बहुत जल्दी आप सेलेक्ट करोगे और आपके स्कूल में काम करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूं। लास्ट में सेम फॉर्मेट, एक लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, लिखना है योर्स सिंसियरली। उसके बाद जो नाम मेंशन है वो लिखना है, जैसे रिंकी चौधरी तो नाम नीचे आ जाएगा रिंकी चौधरी, ठीक है। अगर कोई नाम नहीं होता है तो आप लिख सकते हो XYZ, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज, जैसे सिंसियरली है, कुछ स्टूडेंट्स फेथफुली लिख दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल एल आता है, सिंगल एल आता है, क्या लिखना होता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपको किसी एडिटर को लिखना है या एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखने है तो आप सिंसियरली वर्ड यूज करो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जब जैसा कि आपने यहाँ मेंशन किया है कि मैं इसके साथ अपना एक रेज्यूमे लगा रहा हूँ, तो रेज्यूम बनाओगे आप, इधर तो नीचे स्पेस नहीं था लेकिन आप अपने रजिस्टर में नीचे बनाओगे इसको। ये जो आपके आंसर शीट होती है उसमें नेक्स्ट पेज से नीचे से कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपका रेज्यूमे है ये एक बॉक्स में आएगा, रेज्यूमे सबसे पहले ऊपर लिख सकते हो, ये बायोडाटा लिख सकते हो अपना, ठीक है। फिर उसमें जो अभी मैंने आपको इसका पहले का वो बताया था स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है, ठीक है। नेम, जो नाम दे रखा है वो, जैसे रिंकी चौधरी, फादर्स नेम अजीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लिख सकते हो, जैसे 11/9/1993। उसके बाद एड्रेस G7 लक्ष्मी नगर दिल्ली। फिर एक बॉक्स बनता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, कि क्या क्या चीज आपने की हुई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में ये एग्जाम, बोर्ड, ईयर, परसेंट, इसके अलावा कोई और भी स्किल आती हो आपको वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको फॉलो कर लो आप, ये होता है बहुत सही, ठीक है, इजी भी है। और फिर इसके बाद क्या है, 10th में बोर्ड कौन सा, CBSE, ईयर पासिंग का और परसेंट 91%। 12th के एग्जाम में बोर्ड कौन सा, CBSE, ईयर है 2011, परसेंट है 95% मार्क्स, ठीक है। ग्रेजुएशन किया इग्नू से, कौन से ईयर में, 2014, परसेंट कितना, 87% मार्क्स। बीएड कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, कब किया है, 2016 में, परसेंट कितना, 85%। बाद जो आपका लास्ट में आता है वो आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यू हैव 3 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, नीचे लिखोगे कि वर्कड एज टीजीटी इंग्लिश एट हैप्पी मॉडर्न स्कूल फॉर 3 years, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस एक्सपीरियंस मेंशन ना हो और आपको एक्सपीरियंस लिखना हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्किल्स की, कंप्यूटर की स्किल्स आती हैं और मतलब जो टाइपिंग स्पीड है ये मेरी कितनी है, तो बहुत सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, इसको आप लिखोगे तो आपके 5 में से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है ये वाला, ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ वैसे, ठीक है। अब आप कोई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो आपका लॉन्ग राइटिंग कंपोजिशन होता है, लॉन्ग राइटिंग टास्क जो होता है, उसमें एक लेटर राइटिंग पूछा जाता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, या दूसरा उसका पार्ट जो होता है वो रिपोर्ट राइटिंग होता है। मतलब दोनों में से कोई भी एक आपको करना होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट बता देता हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग करते कैसे। तो इसका फॉर्मेट ये है, सबसे पहले आता है टाइटल, ठीक है, कि किस टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद आता है राइटर्स नेम, कि बाय ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ कोई टॉपिक तो मैं लिखूंगा बाय रक्षित सर,
ठीक है। उसके बाद क्या आती है डेजिग्नेशन, जो आपके मतलब क्या अगर आपको कोई पोस्ट मिले एडिटर की, मतलब एग्जांपल क्या है, आप कोई एडिटर हो मैगजीन के, तो आपको लिखना है किसी के ऊपर एक टॉपिक दे दी जाएगा, तो डेजिग्नेशन में आप लिखोगे बाय दिस, और जो आपके पोस्ट है वो लिख दिया आपने। अगर आप स्टूडेंट हो तो लिखोगे बाय दिस, और जो आपका मतलब स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। प्लेस और डेट, जहाँ पर जो मतलब ये वर्कशॉप हुई है या सेमिनार हुआ है या कोई भी मतलब ऐसी बात है जो उसकी प्लेस और डेट लिखी जाती है। उसके बाद आती है जो मेन बॉडी होती है उसका, यानी जो मेन कंटेंट होता है वो। तो ये 5 मतलब वो है, इसके स्टेप्स है जिनको ध्यान में रखा जाता है। ये फॉर्मेट है इसका रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसमें ज़्यादा आपको फ्रेजेस वगैरह यूज नहीं करने होते। लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक ऑर्डर से आए। ऐसा नहीं है कि जो सबसे लास्ट वाला कंक्लूजन है उसको आप सबसे पहले लिख दे और जो सबसे पहले वाली बात है उसको लिखे ही ना, ठीक है। तो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और टाइटल, सब्जेक्ट होना चाहिए वो मतलब कंफर्म होना चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ इसी के ऊपर हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है स्कूल के अंदर तो उसके बारे वही होना चाहिए टॉपिक, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। टाइटल और सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अब इसके बाद अब एक एग्जांपल देख लो आप रिपोर्ट राइटिंग का। अच्छा, रिपोर्ट और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो आप समझ लेना। रिपोर्ट क्या होता है, जैसे अगर मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, ठीक है, या कोई सेमिनार अटेंड किया है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, तो मैंने उधर से क्या क्या चीज़ सीखी है तो वो आ जाएगी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। जबकि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल किसी भी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर हो सकता है, जैसे सेव ट्रीज, ठीक है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख लिया, या पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर तो उसके ऊपर आर्टिकल लिख लिया, या कोरोना वायरस दोबारा आ गया तो आर्टिकल लिख लिया। तो आर्टिकल में और रिपोर्ट में फ़र्क होता है। रिपोर्ट एक मतलब जो सच्ची घटना होती है वो लिखते हो ना, वो होती है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब रिपोर्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी आपसे 5 नंबर की पूछी जाती है पेपर में, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो या एप्लीकेशन फॉर जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन अ रिसेंटली organized workshop on yoga and lifestyle. You are Mayank of class 12th ABC Public School. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है। किस टॉपिक के ऊपर, कि आपने एक वर्कशॉप अटेंड की है योगा एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। एक वर्कशॉप हुई थी आपके स्कूल में तो आपने वो अटेंड की है, तो उसके ऊपर आपको लिखनी है एक रिपोर्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये फॉर्मेट बताया था बिल्कुल सेम फॉर्मेट फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आएगा टाइटल, तो वर्कशॉप ऑन योगा एंड लाइफस्टाइल, ये तो हो गया आपका टाइटल, ठीक है। दूसरी चीज जो नीचे ये राइटर्स नेम बाय, जो नाम आपको दे रखा है वो लिखना है। जैसे इसमें नाम दे रखा है मयंक, तो मैं मयंक लिखूंगा, बाय मयंक। और उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, आप स्टूडेंट हो या आप टीचर हो या आप XYZ कुछ भी हो, तो वो आपको लिखना होगा कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। उसके बाद आता है जो डेट मैंने पहले बताई थी, प्लेस और डेट ये आ जाती है। तो प्लेस क्या है इसका, ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से रिपोर्ट हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। रिपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है, अ वर्कशॉप ऑन योगा एंड लाइफस्टाइल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 10th जनवरी 2022 फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। इसमें बताया कि क्लास 12th के स्टूडेंट है तो उनके लिए एक वर्कशॉप हुई है, ठीक है, जो कब हुई है 10th जनवरी 2022 में, ठीक। उसके आगे बोला गया द वर्कशॉप वाज कंडक्टेड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। प्लेस बता दिया कि वर्कशॉप कहाँ पर हुई थी, वर्कशॉप हुई है स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोला था वर्कशॉप वाज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव। जो वर्कशॉप थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिली कि जो हमारा मतलब लाइफ स्टाइल है वो योग से कैसे कैसे मतलब वो करती है, अच्छी बन जाती है। अगर हम योग का मतलब फॉलो करेंगे तो जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी, हम एक नया मतलब न्यू तरीके से जीना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स है जो वर्कशॉप के अंदर आप सीखते हो वो आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद क्या, इट वाज स्टेटेड दैट योगा रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलीव एंग्जाइटी, कि योगा किस चीज़ में मदद करती है, स्ट्रेस कम करने में मदद करती है, किसी एक चीज़ पर फोकस करने में मदद करती है, फैट कम करने में मदद करती है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को मैनेज करने में, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा मैंने पहले बताया लाइफ की गुणवत्ता को सुधारने में
ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है, हेल्पफुल होती है योगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, योगा कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, इट हेल्प्स टू एडॉप्ट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं तो ये कवर हुए थे उस वर्कशॉप में, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ बताई गई है। तो लास्ट में आपको ये चीज़ लिख सकते हो, इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल, ठीक है। अगर वर्कशॉप या सेमिनार के अंदर कोई अच्छी बात हुई, जैसे सबको अवार्ड मिला है, या जैसे कोई डिबेट कंपटीशन होता तो सबको अवार्ड मिलता वो, या फिर सबको एक सर्टिफिकेट मिलता, वो आप लिख सकते हो इसमें। या फिर और भी ऐड ऑन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई चीफ गेस्ट आया है उसको कर सकते हो। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया रिपोर्ट राइटिंग का, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि एक एग्जांपल दे दिया कि रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हो। ये एक टॉपिक था वर्कशॉप ऑन योगा एंड लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखी थी मयंक ने, जो क्लास 12th का स्टूडेंट है, ठीक है, एबीसी पब्लिक स्कूल का। अब वर्कशॉप जो होती है वो किसी भी मतलब जो ये रिपोर्ट राइटिंग होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो सभी आपको मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, और नई वीडियोस अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।